गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया व जरूरी दस्तावेज। जब हम वसीयत को नोटरी वकील साहब के पास नोटरी करवाने के लिए ले जाते हैं, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या गलतियां हमें नहीं करना है, क्या सावधानियां हमें बरतना है, इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित मुख्य कानून क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुख्य टॉपिक जो है कि ड्राफ्ट तैयार करना, जैसे उसके बाद गवाह आपको चुनना है, नोटरीकरण, अभिरक्षा, जरूरी दस्तावेज जो नोटरी के समय आपको अपने पास रखना है, और अक्सर होने वाली गलतियां और कुछ छोटे से उदाहरण, इन सभी पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है, लीला एंड अदर्स विरुद्ध मुगुरथम एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 757F एट 2023, निर्णय 2 जनवरी 2025। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से दूंगा। ई बुक के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाउनलोड कर दिए। आप जब ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, वहां पे लिंक दिखाई देगी, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से उसे परचेस कर सकते हैं। आइए आगे की जानकारी सर मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूँ। ई बुक से परिचय मैं आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। सबसे पहले हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें। सबसे पहले जो मुख्य बात है सर, आपको मैं बता दूं कि नोटरीकरण जरूरी नहीं है, पर नोटरी द्वारा अटेस्ट ऑब्लिक वेरीफाई कराना वसीयत को साबित करने में अतिरिक्त मजबूत सबूत देता है। ना तो नोटरीकरण जरूरी है, ना ही रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन से भी इसको छूट प्रदान की गई है। इसको सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है, नोटरी वकील साहब से नोटरी भी करवाया जा सकता है, और यदि आप चाहें तो इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड भी आप करवा सकते हैं। वहां भी आप पे इस पे स्टाम्प ड्यूटी से आपको छूट प्राप्त है, सिर्फ 1000 रुपये पंजीयन शुल्क, जो कि मध्य प्रदेश में लगती है रजिस्ट्रार कार्यालय में। और हर जगह इसकी वो अलग अलग हो सकती है, वो ऑल इंडिया में अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप उसको इस हिसाब से समझ लेना, लेकिन ऑल इंडिया में ये स्टाम्प शुल्क से मुक्त है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें असली जरूरत जो है, इसमें नोटरीकरण जरूरी नहीं है, पर नोटरी द्वारा अटेस्ट या वेरीफाई कराना वसीयत को साबित करने में अतिरिक्त मजबूत सबूत देता है। असली जरूरत सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार उचित निष्पादन जो इसका होगा, किस प्रकार से, हस्ताक्षर प्लस कम से कम 2 अटेस्टिंग गवाह, और एविडेंस एक्ट की धारा 68 के अनुसार कम से कम 1 अटेस्टिंग गवाह की अदालत में गवाही। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जब वसीयत जब भी तैयार करना है तो आपको धारा 63, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 है, और इसकी धारा 59 है, दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 59 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त, साउंड माइंड और बालिग होना जरूरी है। बालिग होने से मतलब है कि 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होना चाहिए, या 18 वर्ष होना चाहिए। उससे नीचे की आयु का व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता। और धारा 63 ये कहती है कि 2 साक्षियों के समक्ष वसीयतकर्ता ने वसीयत पर दस्तखत किए हों, और उन साक्षियों ने वसीयतकर्ता के समक्ष उस पर दस्तखत किए हों, और उन साक्षियों को ये पता हो कि इस वसीयत में क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ही के लिए फायदेमंद है। कई बार ऐसा होता है कि हम गवाहों से कह देते हैं कि आप तो दस्तखत कर दो, आप तो हमारे परिवार के, हम बाद में आपको बता देंगे। बाद में आप उनको बता नहीं पाते हैं, और बाद में आपकी मृत्यु के बाद जब अदालत में मुकदमेबाजी होती है तो गवाह फिर वो यही बात कहते हैं कि सर हमसे सिर्फ दस्तखत करवा लिए गए थे। इसी दशा में यदि आप अदालत में वसीयत आपकी साबित नहीं कर पाते हैं तो आप केस हार भी सकते हैं। इसलिए बड़ी जरूरी चीज है कि उचित निष्पादन में हस्ताक्षर प्लस कम से कम 2 अटेस्टिंग गवाह, और एविडेंस एक्ट की धारा 68, यदि अदालत में मुकदमा जाता है तो कम से कम आपको 1 गवाह तो उसमें पेश करना ही होगा। 2 ही आप पेश करें तो ज्यादा बेहतर है। नोट इसमें लिख दिया है मैंने, इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक नहीं है। नंबर दूसरा है किन कानूनों का ध्यान रखना। इसमें जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 है, जो मैंने आपको बताया, वसीयत पर टेस्टेटर का हस्ताक्षर या मार्क और 2 अटेस्टिंग गवाहों का अटेस्टेशन होना चाहिए। यही मूल औपचारिकता है, सबसे महत्वपूर्ण और मूल औपचारिकता यही है। दूसरा है सर एविडेंस एक्ट 1872, अब इसको 2023 कर दिया गया है। उसमें 1-2 धाराएं इसमें आगे पीछे, सेक्शन 68 से ही मैं आपको बता रहा हूं। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ऐसे दस्तावेज को सबूत बनाने के लिए कम से कम 1 अटेस्टिंग गवाह कोर्ट में बुलाना होगा, यदि वह जीवित और उपस्थित हो।
उससे अगला है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 17। आदि वसीयत को पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन अलग सा एक वैकल्पिक रिकॉर्डिंग कदम है जो केवल रजिस्ट्रेशन होने से वसीयत अपने आप सही नहीं मान ली जाती। नोटरीज एक्ट 1952 की जो धारा 8 है उसमें फंक्शन ऑफ नोटरीज के बारे में बताया गया है कि नोटरी पब्लिक दस्तावेज की पहचान, शपथ, एफिडेविट, हस्ताक्षर, सत्यापन और नोटरी सील रजिस्टर में एंट्री कर सकता है, पर यह वसीयत के कानूनी अनिवार्य तौर तरीके की जगह नहीं लेता। नोटरीकरण सिर्फ मजबूती बढ़ाता है, लेकिन आप इसको नोटरी भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर हम। प्रोबेट लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट का अलग भाग है, जो है कि लिमिटेशन एक्ट 1963। यदि आप वसीयत का प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या बाद में चुनौती रद्दीकरण की बात हो वसीयत को लेकर, तो इन नियमों का भी असर पड़ता है। प्रोबेट से जुड़ी प्रक्रियाएं और कुछ मामलों में चुनौती के लिए सीमित समय भी है। 276 के तहत जो प्रोबेट के प्रावधान भी बताए गए। तीसरा आते हैं सर हम सुप्रीम कोर्ट का हालिया मार्गदर्शन, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने पर वसीयत खुद ब खुद वैध नहीं हो जाती, उसे सेक्शन 63 IA से इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट के अनुरूप साबित करना होगा। और लीला एंड अदर्स विरुद्ध मुर्गथम एंड अदर्स सिविल अपील नंबर 7578 ऑफ 2023 निर्णय 2 जनवरी 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें बताया गया है इसका मतलब रजिस्ट्रेशन या नोटरी सिर्फ मददगार हैं, असलियत गवाह प्रमाणन एवं निष्पादन पर निर्भर है। ये तो सर आपको वसीयत से संबंधित औपचारिक मैंने कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। और लिखा है जो कागज पर, यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है जो व्यक्ति उसकी स्वस्थ और तंदुरुस्त अवस्था में बिना किसी डर दबाव के राजी खुशी से लिखता है। और इसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में भी परिभाषित किया गया है। ये व्यक्ति के मरने के बाद प्रभाव में आता है, और जब ये प्रभाव में आता है तो उसमें जो उत्तराधिकार घोषित किए गए कि किसको किस प्रकार से वो संपत्ति देना चाहता है, उस प्रकार से उनको वितरित की जाती है। इसमें एग्जीक्यूटर भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वसीयत में एग्जीक्यूटर नियुक्त किया ही जाए। एग्जीक्यूटर क्या होता है सर? एग्जीक्यूटर वह व्यक्ति होता है जो वसीयतकर्ता की ओर से नियुक्त किया जाता है वसीयत में, और उस एग्जीक्यूटर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि मरने के बाद इस वसीयत में जिस जिस व्यक्ति को जो जो हिस्सा देना है आप आगे रहकर उसमें हिस्सा दें। उनके क्रियाक्रम का, अंतिम संस्कार का जो भी खर्चे वो काट के, उनके यदि ऋण है वो ऋण काट के, सब ये काम एग्जीक्यूटर का ही रहता है। और इसी प्रकार से यदि एग्जीक्यूटर नियुक्त नहीं भी किया जाता है तो अदालत के जरिए भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया जाता है, वो भी इसी प्रकार से होता है। जो एग्जीक्यूटर का कार्य होता है वही कार्य अदालत की ओर से जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होकर करता है वो भी यही कार्य करता है। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन यदि वसीयत में एग्जीक्यूटर नियुक्त कर दिया जाता है तो उससे उसमें काफी मजबूती पैदा होती है, ताकि भविष्य में उनके उत्तराधिकारियों में झगड़ा ना हो, क्योंकि एक अतिरिक्त व्यक्ति रहता है बीच में, वो कहता है कि वसीयत मेरे समक्ष लिखी गई थी और मुझे एग्जीक्यूटर बनाया गया था और मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है कि ये कार्य को मैं इस प्रकार से करूं। इस प्रकार से वसीयत कहीं ना कहीं डाउट से भी मुक्त होती है, संदेह से भी मुक्त होती है, और एक मजबूत रूप से वसीयत जो है कि वो बनाई जाती है, जिसके बाद बनाए वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसमें किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आते हैं वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। उसमें व्यवहारिक स्टेप बाय स्टेप आप ऐसा करें। नंबर 1 है ड्राफ्ट तैयार करना। पूरी पहचान लिखें, नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, पहचान और नंबर। स्पष्ट लिखें कि कौन सी संपत्ति किसे दी जा रही है एंड कौन एग्जीक्यूटर होगा। उसके बाद है तीसरा, हर पेज पर पेज नंबर और टेस्टेटर के इनिशियल रखें। मतलब हर पेज पर आप दस्तखत ले लें, या बाद में पेज हटने जोड़ने पर मदद करता है। इनिशियल का मतलब क्या होता है सर? किसी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर शॉर्ट फॉर्म में किए गए हस्ताक्षर, इसको इनिशियल कहते हैं। दूसरी स्टेप आती है सर इसमें गवाह चुने। ये हम जो हमारा वीडियो का टाइटल है कि वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें, उसी पे सर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक चीज हो गई आपकी ड्राफ्ट तैयार करें, दूसरी चीज हो गई आपकी गवाह चुने। कम से कम 2 वयस्क गवाह रखें। बेहतर गवाह लाभार्थी ना हो, क्योंकि लाभार्थी गवाह होने से विवाद पैदा हो सकता है। सेक्शन 363 के अनुसार अटेस्टिंग गवाह जरूरी है। एविडेंस एक्ट के मुताबिक कम से कम एक को अदालत में बुलाया जा सके।
तीसरी स्थिति है सी नंबर की सर, निष्पादन एग्जीक्यूशन। टेस्टेटर सभी पन्नों पर कम से कम अंत में हस्ताक्षर या मार्क करे या अंगूठा लगाए, निशानी अंगूठा। यदि टेस्टेटर स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर पा रहा तो उसके निर्देश पर कोई और कर सकता है, पर वह भी टेस्टेटर की मौजूदगी और आदेश में होना चाहिए। दोनों गवाहों को टेस्टेटर की उपस्थिति में साइन ऑब्लिक अटेस्ट करना चाहिए। यही सेक्शन 63 की मूल शर्त है, इसका पालन आपको करना है। ये सी हो गया सर हमारा वसीयत का नोटरीकरण करने से पहले की जो हमारी तैयारी है। उसके बाद जो डी है, नोटरीकरण ऑप्शनल पर अनुशंसित। ये डी नंबर पे आते हैं हम कि वसीयत लेकर किसी अधिकृत नोटरी वकील साहब के पास आप जाएं। जैसे कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ऑल इंडिया में नोटरी वकीलों को नोटरी का लाइसेंस देकर अनुमति दी गई है नोटरी का कार्य करने की। और कुछ वकील पहले से नोटरी जो बने हुए हैं उनको भी पूरा अधिकार है नोटरी का कार्य करने का। नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 में इससे संबंधित समस्त नियम और कायदे और कानून बनाए गए हैं। इस पे मैं मेरे चैनल पर तकरीबन 25 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ नोटरी से रिलेटेड। उसके हर पॉइंट पे, हर टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। उनकी ई बुक्स भी मैंने लिखी है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आज हम वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसी की स्टेप डी है कि वसीयत को लेकर नोटरी वकील साहब के पास जाएं। नोटरी वकील साहब आईडी देखकर एंडोर्समेंट और नोटरी सील रजिस्टर में एंट्री करेंगे। इससे भविष्य में पहचान दस्तावेज के समय स्थान को साबित करने में आसानी होती है। पर ध्यान आप रखें कि नोटरी केवल एक समर्थन सबूत है, वसीयत को वैध बनाने वाला मूल आधार नहीं है। मूल आधार क्या होगा? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के जो प्रावधान है, दो गवाह, और धारा 59 बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। इसमें नोटरी वकील साहब की पूरी प्रक्रिया, नोटरी कैसे की जाएगी, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, जो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। ई स्टेप में आएगा पंजीयन डिपॉजिट। आप चाहें तो सब रजिस्ट्रार के पास वसीयत दाखिल करवा सकते हैं, या कोर्ट सरकारी ऑफिस में डिपॉजिट करवा सकते हैं, या एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बना देता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केवल पंजीकरण से वसीयत सिद्ध नहीं होगी। मुक्त किया गया है सर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 से। आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आप अगर इसको नहीं कराएंगे तो वसीयत विधि विरुद्ध मानी जाएगी, लेकिन यदि आप कराते हैं तो एक अतिरिक्त एविडेंस आपके पक्ष में ही मौजूद रहता है। यदि वसीयत आपसे कहीं खो जाती है, गिर जाती है, घूम जाती है, जल जाती है, फट जाती है, फाड़ दी जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट पोर्टल पर वो रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है। आप उससे सर्टिफाइड कॉपी कभी भी निकलवा सकते हैं। यदि आपने खुद घर में वसीयत बनाकर रख ली और आपके किसी जलने भूलने वाले रिश्तेदार ने उसको निकाल कर फाड़ दी तो वो वसीयत नष्ट हो गई सर। अब उसकी असल कॉपी आप कहाँ से लाएंगे? इसी प्रकार से आपने नोटरी वकील साहब से करवाई तो एक कॉपी आपको भी संभाल के रखना पड़ेगी, नोटरी वकील साहब भी उनके रिकॉर्ड में एक कॉपी रखेंगे। तो और उसी से उच्च और सुरक्षित रूप उसका रजिस्ट्रेशन का हो जाता है। लेकिन नेसेसरी नहीं कानून में, आप तीनों प्रकारों में से कोई से भी प्रकार से करा सकते हैं, होलोग्राफिक, नोटरी और रजिस्ट्रेशन एक्ट के थे रजिस्टर्ड। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें स्टेप एफ आता है सर हमारा, वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें। स्टेप एफ है, मूल दस्तावेज सुरक्षित जगह पर रखें, बैंक, लॉकर, लायर के पास, डिपॉजिट या घर में अग्नि प्रूफ जगह पर। एक दो सत्यापित कॉपी विश्वसनीय लोगों या एग्जीक्यूटर को दे दीजिए। इसके बाद आता है सर 5वें नंबर पे, जरूरी दस्तावेज जो नोटरी रजिस्ट्रेशन के समक्ष आप साथ रखें। जब भी आप वसीयत की नोटरी करवाने नोटरी वकील साहब के पास जाएं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होंगे सर? उसमें टेस्टेटर की फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पते का सबूत। दोनों गवाहों की आईडी और फोटो ये भी आप साथ में लेके जाएं। संपत्ति के ब्यौरे, जिसकी आप वसीयत कर रहे हैं उस संपत्ति के ब्यौरे में खसरा, रजिस्ट्री डिटेल, अकाउंट नंबर इत्यादि ये भी आप अपने साथ रखें। यदि कोई पिछली वसीयत है तो उसकी प्रतिलिपि, यदि रद्द करना है तो उसका उल्लेख भी आप वसीयत में स्पष्ट रूप से कर दें कि मैंने पहले ये वसीयत की थी और उस वसीयत को मैं रद्द करता हूं और ये वसीयत मेरी अंतिम वसीयत है, इसके बाद मेरी कोई वसीयत नहीं है। तो वो वसीयत पहले वाली रद्द भी हो जाएगी आपकी। ये सामान्य प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। स्टेट ऑफिस पर अलग अलग छोटी औपचारिकताएं हो सकती हैं। छठा नंबर है, छोटा सा एक उदाहरण सर मैं आपको बता दूं इसमें, कि श्री राम जिनकी उम्र 65 वर्ष है, वो चाहते हैं कि उनकी दुकान बेटा अंकित को और बचत बैंक का पैसा बेटी रीना को मिले। वे छोटे भाइयों को कुछ ना दें और अपने भतीजे को एग्जीक्यूटर वो बनाते हैं। क्या करें? इसमें ड्राफ्ट बनवाए सर। सबसे पहले पहचान, संपत्ति, हिस्से और एग्जीक्यूटर। दूसरा है, दो
तटस्थ गवाह पड़ोसी और ऑफिस कर्मी बुलाएं, लाभार्थी वो नहीं होना चाहिए। तीसरा है श्री राम सभी पन्नों पर साइन करें। गवाहों ने उसी समय अटेस्ट सेक्शन 63 का पालन किया, उसी समय अटेस्ट करें, मौजूदगी में ही सर। चौथा है चाहे तो नोटरी के पास जाकर आईडी वेरीफाई करवाएं और नोटरी एडोसमेंट करवा लें, इसके बाद में पहचान सुगम रहेगी। पांचवा है ऑप्शन एसआरओ में डिपॉजिट मतलब रजिस्ट्रेशन पर याद रहे यह खुद ब खुद वसीयत की साक्ष्य मान्यता नहीं बनाएगा, वसीयत को कोर्ट में साबित करना होगा यदि विवाद हुआ तो। ये बात मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कई बार बताई है सर। और एक धनीराम करके एक प्रकरण ऐतिहासिक फैसला है 2023 का सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी मैंने प्रकाश डाल के बताया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई जगह ये बताया है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत वैलिड नहीं हो जाएगी। मतलब आप ये ना समझें कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो अजय और अमर हो गई। यदि उसको कोर्ट में चुनौती दे दी गई है तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही पर होगा। एविडेंस एक्ट के तहत आपको उसको साबित करना होगा, चाहे वो आपकी हस्तलिखित वसीयत हो, नोटरीकृत वसीयत हो या रजिस्ट्रीकृत वसीयत हो। यदि इनको आप विधि अनुसार कोर्ट में साबित नहीं कर पाए तो वसीयत न साबित मानी जाएगी और आप वो मुकदमा हार भी सकते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा जो है और 59 इनका पालन करते हुए आप वसीयत को आप बनाएं और सभी चीजों का आप ध्यान रखें कि वसीयत करता उस संपत्ति का मालिक भी होना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि आप पड़ोसी की संपत्ति को उठाकर वसीयत में लिख दें, वसीयत शून्य मानी जाएगी, विधि विरुद्ध वसीयत है सर। आप इस बात का भी ध्यान रखें। और सातवां है सर अक्सर होने वाली गलतियां और बचने के तरीके। नंबर 1 है गवाह अलग अलग समय पर साइन करा लेना, ऐसा ना करें, सेक्शन 63 का ये उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा है सोचना कि नोटरी या रजिस्ट्रेशन से वसीयत ऑटो वैध हो जाएगी, नहीं, आप ऐसा ना सोचें, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। और इसके बाद तीसरा है गवाहों को लाभार्थी ही रख लेना, विवाद के लिए आम कारण, बेहतर तटस्थ गवाह चुने, मतलब आप लाभार्थी को गवाह ना रखें। चौथा है टेस्टेटर की मान, टेस्टेटर मतलब वसीयत करता होता है सर, महिला और पुरुष दोनों के लिए टेस्टेटर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टेटर की मानसिक स्थिति पर ध्यान न देना, अगर बाद में शंका हुई तो मुश्किल हो जाएगी सर, वो फिर जंग का मैदान हो जाएगा अदालत में। फिर यदि आपने कोई भी उसमें बेईमानी और धोखाधड़ी से वसीयत बना ली तो फिर विपक्षी तो चुनौती देंगे सर उसको, और फिर उसको अदालत यदि पा लेती है सभी जांच पड़ताल एविडेंस के आधार पे कि आपने ये गलत वसीयत बनाई है विधि विरुद्ध, तो उसको निरस्त भी कर सकती है कोर्ट। डॉक्टर का नजदीकी रिकॉर्ड हो तो अच्छा है। आठवां है सर छोटे छोटे कानूनी संदर्भ है, इसमें कुछ जो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 59, 62, 63 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 68 और 70 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17, कौन से दस्तावेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटिस एक्ट 1952 की धारा 8 और प्रोबेट जो है और लिमिटेशन एक्ट आदि, ये सभी इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है कि धाराएं हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सर मैं आपको वसीयतनामे की ड्राफ्ट भी बता देता हूं ताकि आप जब वसीयत की ड्राफ्ट करें तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। ऊपर आप लिख दें वसीयतनामा, लास्ट विल एंड टेस्टिमेंट, स्थान दिनांक, या वसीयतनामा दिनांक को शहर पूरे पते में निष्पादित बनाया गया है। उसके बाद वसीयतकर्ता का पूरा नाम पता लिख दें सर आप इसमें। उसके बाद दूसरा है कि वसीयत गृहीता का पूरा नाम पता आप इसमें लिख दें, और उसके बाद एक से अधिक हो तो उनका भी लिख दें। तीसरा है वसीयत करने का कारण, मतलब कि मुझ वसीयत करता है कि उम्र 80 साल हो चुकी है, मेरा स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, मेरी जीवन लीला कब समाप्त हो जाए और इसका कोई भरोसा नहीं है, और मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति को लेकर मेरे वारिसान आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, इसीलिए मेरे द्वारा पूरी स्वस्थ अवस्था में ये वसीयत लिखी जा रही है। ये आप इसका कारण उसमें आप जरूर लिख दें। मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार की है, लेकिन ये चीजें आपको आपकी कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से इसमें ऐड करना है। ये और इसके अलावा और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, आपका जो भी कारण हो। एक कारण मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं जो आप उसमें लिख सकते हैं इसके अलावा सर। उसके बाद है सर चौथे में घोषणा जरूर आप लिखें, यह मेरा अंतिम वसीयतनामा है, इससे पहले अगर मैंने कोई वसीयत बनाई थी वह सभी पहले की वसीयतें रद्द कर दी गई हैं, या उस वसीयत का कोई वजूद है, रजिस्ट्रेशन नंबर है या कोई नोटरी का नंबर है या हस्तलिखित है, तो स्पष्ट आप खुलासा कर दें कि वो निरस्त कर दी गई और अंतिम वसीयत है। उसके बाद है अगले पेरे में मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से पूर्णता सक्षम मतलब साउंड माइंड हूँ और ये मेरी स्वतंत्र इच्छा से लिखा गया है।
क्योंकि वसीयतनामे में स्वतंत्र इच्छा होना जरूरी है सर। यदि स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो वसीयत वो विधि विरुद्ध मानी जाएगी। इसका अगला पैराग्राफ है, मैं आदेश देती हूँ कि इस वसीयत की व्याख्या अमल भारतीय कानून के अनुसार किया जाए। उसके बाद 5वें नंबर पे वसीयत की मुख्य धाराएं निम्नलिखित में से जो पैरा 1 है रद्दीकरण का, जो मैंने ऊपर भी बता दिया है, एक बार और लिख दिया आपको याददाश्त के लिए। मैं स्पष्ट रूप से घोषित करता हूँ, निर्देश देती हूँ या देती हूँ कि इस दस्तावेज के बनने के साथ मेरी पिछली कोई भी वसीयत परोक्ष व निर्देश यदि हो तो रद्द व निरस्त हो जाए। पैरा क्रमांक 2 में निजी कारण, स्वास्थ्य और अनुभव के बारे में आप लिख दें, जो भी बीमारी है। और विशिष्ट उपहार में अपनी मालकाना हक वाली निम्नलिखित अचल संपत्ति, मकान, भूखंड, मतलब जो संपत्ति आप दे रहे हैं उसका पूरा विवरण आप लिख दें। खेती की जमीन है तो खसरा, बीवन, नक्शा, ऋण पुस्तिका में जो सर्वे नंबर लिखे रहते हैं वो सब आप उसमें लिख दें और उसको साथ में भी आप अटैच कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वो उसका स्ट्रांग प्रूफ रहे। और संपत्ति का पता गलत नहीं लिखें, वसीयतकर्ता के नाम पते गलत नहीं लिखें, जो आधार कार्ड में दिए गए वही सही नाम लिखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप वसीयत गृहीता में ऐसा नाम लिख दें ना आधार कार्ड में उपलब्ध है, ना वो कोई स्कूल की अंकसूचियों में मौजूद है, और ना ही उसको कोई उस नाम से जानता है, सिर्फ आप अकेले ही उस नाम से बुलाते हैं। तो सर ऐसे में फिर वसीयत गृहीता की पहचान का प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, और यदि पहचान आइडेंटिफाई सही तरीके से नहीं हो पाई तो वसीयत गृहीता का पता ही नहीं रहेगा, तो वसीयत भला कौन ने ग्रहण की, भला कैसे साबित कर पाएंगे आप उसको अदालत में। इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यदि कोई उपनाम भी है तो मेन नाम आप जरूर लिखें जो आधार कार्ड में है, अंकसूची में, मार्कशीट में। उसके अलावा आप उसके उसमें स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि हम घर में इनको इस नाम से पुकारते हैं, ऐसा आप उसमें कर सकते हैं। चल संपत्ति के उपहार या चल संपत्ति का लिख दें, चल संपत्ति का लिख दें। बैंक खाते के बारे में यदि आप वसीयत में कोई उल्लेख करना चाहते हैं, एफडी है आपकी, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है आदि, उसके बारे में भी कुछ करना चाहते हैं वो भी आप उल्लेख कर दें। और ऋण व अंतिम संस्कार के बारे में भी आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी कोई भी देनदारियां, ऋण, अंतिम संस्कार के खर्च, लंबित दावे यदि कोर्ट में हैं पहले निपटाए जाएं, उनके लिए एग्जीक्यूटर को आवश्यकता अनुसार अचल संपत्ति बेचना उठाने का अधिकार होगा। ये एग्जीक्यूटर यदि आप बनाते हैं तो आप उसको ये अधिकार दे सकते हैं। एग्जीक्यूटर बनाना आवश्यक नहीं है, यदि आप बनाते हैं तो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद सर उपरोक्त उपहार के बाद यदि कोई भी संपत्ति शेष बचे तो निम्नानुसार बांटी जाएगी। मतलब आपने आपके वसीयत में जो वारिसान है उनको संपत्ति दे दी, उसके बाद भी अगर आप संपत्ति का कुछ और भी उसमें व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और पैरा 8 में अल्टरनेट और कंटीजेंसी, यदि किसी लाभार्थी का मेरे से, हाँ इसमें आप ये शर्त भी लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही कोई वसीयत गिरीता है, लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो आप एक पैरा इसमें बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो। यदि किसी लाभार्थी का मेरे से पहले या मेरे साथ मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा विकल्प में किसको दिया जाए उसको आप उल्लेख कर दें, शेष लाभार्थियों में बराबर बांटा जाए, या जो भी आप करना चाहें। यदि कोई संपत्ति किसी कानूनी विवाद के कारण उपलब्ध हो तो एग्जीक्यूटर अनुपलब्ध संपत्ति से समकक्ष मूल्य भुगतान करके लाभार्थी को हस्तांतरित कर सकता है। इसी प्रकार से एग्जीक्यूटर की नियुक्ति और शक्तियों के बारे में भी सर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उसका पूरा नाम पता आप लिख दें। और संपत्तियों का निपटान, ऋण का भुगतान, कर आरक्षण, कोई संपत्ति बेचने हस्तांतरण करने की अनुमति, कोर्ट में दावा प्रति दावा करने का अधिकार, वसीयत के अनुसार बंटवारे की व्यवस्था, ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। उसको अधिकार की मेरे आपके द्वारा उसको अधिकार दिए जा रहे हैं। जा सकती है कि मैं एग्जीक्यूटर इस वसीयतनामे के निष्पादन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, हस्ताक्षर उसके दिनांक भी हो जाते हैं। आवश्यक नहीं है सर, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। ये वसीयतनामे की ड्राफ्टिंग के आइडियल पैरा बता रहा हूँ सर, आपको इनको ध्यान में रखते हुए वसीयत आपके हिसाब से तैयार करना है। जरूरी नहीं है कि सारे पैरा आप पर लागू हो, इसमें से जो जो पैरा आपके लिए बेहतर हो आप उनको वसीयत में लिखना ना भूलें। कम से कम मेरा बताने का मकसद यही है कि आप नोटरी वकील साहब से नोटरी वसीयत करवाने आप जा रहे हैं, नोटरीकरण करवाने, तो आप ये खुद ध्यान रखें। हालांकि यदि आप वकील साहब से आप लिखवाते हैं तो मेरा वीडियो एक आम और खास सभी के लिए, चाहे आप एडवोकेट हैं चाहे एक आम व्यक्ति हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कि जब वसीयत लिखाता है तो उसकी कंडीशन और उसके जो परिस्थिति और ये सब अलग अलग होता है सर। इसलिए हर वसीयत में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। जैसे कि मेरे पास एक वसीयत आई थी नोटरी के लिए, उसमें एक नाबालिग जो बच्चा है 9 साल का, उसको वो वसीयत कर रही थी उसकी भाभी, उसकी चाची। तो अब नाबालिग है, 9 साल का है, तो अब वसीयत कैसे करेंगे, तो उसके जो पिता हैं वो उसके गार्जियन है सर, तो उसकी ओर से वो वसीयत को स्वीकार करेंगे, वो उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो ये शर्त आप उसमें स्पष्ट डाल दें। उसकी भी ड्राफ्ट मैंने एक तैयार करके रखी है, नीचे मैं आपको बता दूंगा। तो ये सर जो नाबालिग लाभार्थियों के लिए जो है गार्जियन आदि लागू होंगे
यदि किसी लाभार्थी की आयु वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय नाबालिग है 18 वर्ष, तो 18 वर्ष से कम है, तो उसकी संपत्ति का संरक्षक या गार्डियन नियुक्त आप करने का उल्लेख कर सकते हैं। गार्जियन की शक्तियां निधि का उपयोग शिक्षा स्वास्थ्य रहने के लिए, परंतु संपत्तियों का अंतिम नियंत्रण लाभार्थी की पूर्ण आयु पर होगा जब तक अदालत न्यायिक आदेश न मिले, यदि मामला लागू हो। ये सभी आप सर वसीयत में खोल सकते हैं। गवाह, दो गवाह सर आपको रखना होंगे वसीयत पर। टेस्टेटर और दो गवाह के हस्ताक्षर एक दूसरे की उपस्थिति में होने चाहिए। हर पृष्ठ के कोने पर, हर पन्ना सर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लें। मैं आपको बता दूं, ये आप जैसे पेज देख रहे हैं, एक रफ पेज मैंने लिया है, और ये आप इसके नीचे ये देख रहे हैं, ये खत्म हो गया है इसकी लिखावट, तो ये आप यहाँ दस्तखत करवा लें आप। ये बहुत जरूरी चीजें हैं सर। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब मुकदमेबाजी होती है तो इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है सर, कि 2 पेज पे छोड़ के दस्तखत थे, या एक पेज पे वसीयतकर्ता के दस्तखत ही नहीं है, पेज इन्होंने बदल दिया, दस्तखत में मिसमैच है, बहुत सी बातें सर इसमें आती हैं। इसलिए जहां आपका पेरा खत्म हो रहा है वहां दस्तखत करा लें, हर पेज पे वसीयतकर्ता के दस्तखत करा लें। वसीयत जो गवाह हैं उनके भी दस्तखत आप हर पेज पे करा लें, आप ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आप ही का फायदा होगा, कल से कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं आएगा उसमें कि ये पेज नया बदल दिया है या अपनी मर्जी से लिख के लगा दिया है, ड्राफ्टिंग चेंज कर दी है। जब दस्तखत ही होंगे हर पेज पे तो सर उसमें फिर कोई शंका पैदा नहीं होगी। इसलिए आप ही के लिए फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हर पृष्ठ के कोने पर टेस्टेटर और गवाहों के इनिशियल डालें, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सेक्शन 63 के अनुसार। विटनेस की गवाह तालिका है सर, पूरा नाम पता लिख दें आप, उनका हस्ताक्षर ले लें। गवाहों के स्टेटमेंट भी इसमें आप डाल सकते हैं कि हम गवाह, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आ गया है, इसमें हटा देता हूँ सर मैं। हम गवाह यह प्रमाणित करते हैं कि हमने वसीयतकर्ता को, जिसे हम पहचानते हैं, अपनी मर्जी से अपनी ठीक ठाक समझ में वसीयतनामा बनाते देखा है। उपरोक्त वसीयत पर हमने हस्ताक्षर टेस्टेटर की उपस्थिति में एवं एक दूसरे की उपस्थिति में किए हैं, हस्ताक्षर दो गवाह। नोटरी का सत्यापन, नोटरी वकील साहब तो सील चिप पे लगाएंगे सर, पूरे रजिस्टर में एंट्री करेंगे, वो तो अपने आप में सत्यापन है ही। नोटरी प्रमाण, उसमें पंजीकरण यदि किया हो तो पहले कभी उसका रजिस्ट्रेशन यदि हुआ है तो आप उसका डाल दें सर, यदि आप उसको निरस्त करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये दूसरी वसीयत है, या वो वसीयत आपने किसी अन्य संपत्ति की है तो लिख सकते हैं आप उसका कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत करवाई गई थी, उसका क्रमांक वो संपत्ति के संबंध में, और ये वसीयत जो नोटरीकृत में करवा रहा हूँ ये संपत्ति के संबंध में, दोनों ही वसीयत आपके द्वारा की गई और पुष्टि हो जाएगी उसमें। पृष्ठ नंबरिंग, पृष्ठ पर इनिशियल और सुरक्षा पेज नंबर भी डाल दें सर, ताकि ऐसा ना हो कि उसमें से कोई पेज गायब हो जाए या कोई फर्जी व्यक्ति नया पेज उसमें लगा ले, ये बड़ी उसमें प्रॉब्लम्स जाती हैं। परिशिष्ट दस्तावेज संलग्न में संपत्ति के दस्तावेज की सूची, रजिस्ट्री, खसरा, म्यूटेशन, ये सब अनेक्सर के हिसाब से। बैंक खाता, एफडी पॉलिसी का विवरण अनेक्सर बी। पिछले किसी वसीयत की प्रतिलिपि यदि लागू हो अनेक्सर सी। और अंत में ये है सर कि शॉर्ट लीगल नोट, इसमें जो है अंत में कि नमूना रूपरेखा ड्राफ्ट है जो मैंने आपको बताई है, और आप अपने नोटरी वकील साहब या वकील साहब से आप अवश्य सलाह लें और विधि अनुसार आप उस को बना लें। और एक सिंपल और मैंने ड्राफ्ट तैयार की है जो मैंने आपको, इसमें तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया क्या क्या नियम शर्तें हैं। एक सिंपल सी ड्राफ्ट और है, वसीयतकर्ता और वसीयत गृहीता, और दूसरा पेरे में आ जाएगा कि वसीयतकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ, विवेकशील हूँ, स्वतंत्र इच्छा से वसीयतनामा करता हूँ। मेरे पति का देहांत हो चुका है और जो पुत्र है 9 वर्ष का, उसे मैंने अपने पुत्र के समान मान लिया है, उसी के साथ रहती हूँ, वो उसका परिवार मेरी देखभाल करता है। वसीयत का कारण में कि उम्र काफ़ी हो गई है, वृद्धावस्था है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, मेरे मरने के बाद कोई विवाद पैदा ना हो, इसलिए वसीयतनामा लिख रही हूँ। वसीयत प्राप्त करता, वो नाबालिग है 9 साल का, तो उसकी तरफ से उसके पिता, उसके गार्जियन है, वो वसीयत का क्रियान्वयन करेंगे और वो उसको प्राप्त करेंगे उसके बालिग होने तक। वसीयत की संपत्ति का विवरण आप पूरा डाल लें, जैसे ग्राम है, 3 गांवों में संपत्ति है तो तीनों गांवों का उल्लेख, गांव का उल्लेख, खसरा, दीवान, नक्शा, आप सब देख के उसमें आप लिख दें। वसीयत की शर्तों में जो मेन शर्तें हैं, मेरे जीवन काल तक उपरोक्त संपत्ति की स्वामित्व, उपभोग और नियंत्रण मेरे पास रहेगा। दूसरा है, मेरी मृत्यु के पश्चात उक्त सभी संपत्तियां वसीयत गृहीता के स्वामित्व में आ जाएंगी। किसी अन्य उत्तराधिकारी को इस वसीयत या संपत्ति पर कोई अधिकार, दावा या आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा। चौथा, यह वसीयतनामा मेरी स्वतंत्र इच्छा से कि बिना किसी दबाव के, वो बिना किसी बल के, वो बिना किसी प्रलोभन के पूरे होश आवास में राजी खुशी से किया गया है, और घोषणा आ जाएगी अंत में
घोषणा करती हूँ कि मेरा अंतिम और वैध वसीयतनामा है, मैंने इससे पहले कोई अन्य वसीयतनामा नहीं बनाया और यदि कोई पाया जाए तो अमान्य होगा। ये सभी नेसेसरी शर्तें हैं सर। वसीयत पर हस्ताक्षर, वसीयत पर हस्ताक्षर करना पड़ेंगे, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर और साक्षीगण के हस्ताक्षर, पूरा नाम पता आप इसमें लिख दें। तो ये हो गई सर आपकी जो है कि दोनों ड्राफ्ट मैंने सर आपको बता दी। और वो साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर आप करें, नोटरी के समक्ष आप पेश जब उपस्थित हो तो सभी दस्तावेज लेकर जाएं। फोटो का सर मैं आपको और बता देता हूं कि फोटो जो होता है, आप आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी उस वसीयत पर आप लगा दें वसीयतकर्ता के रूप में, ताकि ये भी प्रश्न ना हो कि ये व्यक्ति कौन था। फोटो भी आपका उस पर लगा रहेगा, दो गवाह के भी आप फोटो लगा दें, उनकी आईडी भी उसके साथ संलग्न कर दें। तो ये सभी चीजें वसीयत को एक मजबूत एविडेंस के रूप में बनाती हैं कि यदि कल से उसको लेकर कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है तो उसको इतनी आसानी से निरस्त नहीं करवाया जा सके। और यदि आपने वसीयत को विधि अनुसार बनाया है और उसको कोर्ट में यदि मुकदमेबाजी होती है और साबित किया है तो आप बिल्कुल केस जीतेंगे और आपकी वसीयत विधि अनुसार आप बना पाए। इसीलिए ये मेरी एक कोशिश है, एक प्रयास है कि आपको मैं इन कलेक्शन के साथ जानकारी दे रहा हूं। मैं आपको अब ई बुक से भी सर परिचित करा देता हूं, जो सारी महत्वपूर्ण जानकारी उसी के अंदर से मैं आपको दे रहा था। देख रहे हैं सर, वसीयतनामे का नोटरीकरण कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया व जरूरी दस्तावेज। ये हमारे ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। लिखा है जो कागज पर वो आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। अधिकतर वसीयत के वीडियो में मैंने 2 लाइन जरूर कही है। इसका अध्याय 1 है वसीयत क्या है, अध्याय 2 में वसीयत के प्रकार, अध्याय 3 में वसीयत के लिए आवश्यक कानूनी शर्तें, अध्याय 4 में वसीयत ड्राफ्ट करते समय सावधानियां, वसीयत में किसे लाभार्थी बना सकते हैं, छठे में नाबालिग को वसीयत देना और संरक्षक की क्या भूमिका होगी, अध्याय 7 में नोटरी वसीयत क्या है और कैसे करें, अध्याय 8 में वसीयत को रद्द या संशोधित कैसे करें, अध्याय 9 में विवाद से बचने के उपाय, अध्याय 10 में मृत्यु के बाद वसीयत की वैधता कैसे लागू होती है, अध्याय 11 में आवश्यक प्रारूप और नमूने, अध्याय 12 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये सभी चीजें इस ई बुक के अंदर सर पूरी डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। मैंने आपको जो हमारे वीडियो का जो टाइटल है कि वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें, तो उसके संबंध में जानकारी दी है, जानकारी आपको दी है। और उसके बाद सर ये डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर में हर वीडियो में लिख देता हूँ सर कि ये एक किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत राय नहीं है, ये खाली एक मार्गदर्शन, एक सूचना मात्र है। आप इस पे अमल करने से पहले आपके जो भी कानूनी विशेषज्ञ हैं, आपके जो वकील साहब हैं, उनसे आप जरूर संपर्क करें और विधि अनुसार आप उसमें कार्रवाई करें। और इसी प्रकार से इसमें प्रस्तावना भी दी गई है सर। और अंत में भी सर इसमें मैंने डिटेल में जो है कि डिस्क्लेमर लिखी हुई है। तो आज के वीडियो में सर वसीयत का नोटरीकरण कैसे करें इसकी जानकारी मैंने दे दी है कि वसीयत का नोटरीकरण करने में आपको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 का पूरा ध्यान रखना है। एविडेंस एक्ट की धारा 68 के तहत यदि अदालत में कोई मुकदमेबाजी होती है तो कम से कम एक गवाह तो सर आपको पेश करना ही है। गवाहों के सामने आपको वसीयत पर दस्तखत करना है, गवाह आपके समक्ष वसीयत पर दस्तखत करेंगे और गवाहों की भी जानकारी में होना चाहिए कि आपने उस कागज में क्या लिखा हुआ है। ये आप ही के लिए फायदेमंद है सर, क्योंकि सिकाया पूत कचेरी नहीं चढ़ता, एक कहावत आपने सुन रखी होगी कि आप गवाह को कितना ही सिखा दें, जब वकील साहब कोर्ट में उससे 8, 10, 20 सवाल पूछेंगे इधर उधर के और उसके बाद फिर जब मुद्दे की बात पूछेंगे तो कहीं ना कहीं जो उस समय जो हुआ है वही बात वो कोर्ट में जज साहब के समक्ष बता देगा। और यदि उसने बता दिया जज साहब के समक्ष कि साहब ये वसीयत हमें नहीं मालूम इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपकी वसीयत सर कैसे साबित होगी? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, अब आपकी वसीयत यदि रजिस्टर्ड भी है तो भी उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, नोटरीकृत भी है तो भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, हस्तलिखित है साधारण रूप से तो भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और यदि आपकी यही बात गवाहों से और आप सही रूप से साबित कर दी जाती है तो आपकी हस्तलिखित वसीयत भी आपको सर केस जीतने में मददगार हो सकती है। नोटरीकृत भी और रजिस्ट्रीकृत भी, इनका साक्ष्यिक मूल्य सर कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से। और लेकिन इस जगह पे आके सब एक लाइन में खड़े हुए हैं कि यदि साबित नहीं कर पाए तो आप उस वसीयत को रजिस्टर्ड कराने से ही कोई आप मालिक नहीं बन जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो ई बुक की सर आपको जानकारी दी है, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। उसी के अंदर से मैंने आपको जानकारी भी दी है, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक वहां मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सर मैं आपको दे दूं, एक बड़ी खुशी की बात है कि YouTube चैनल की तरफ से मुझे ऑफिशियल तौर पर फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया है और उसकी लिंक मुझे दी गई है।
आप सभी लोग जो भी फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी से आप जो भी सामान खरीदते हैं, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब की ओर से मुझे दी गई है, मेरे द्वारा लगा दी गई है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। उसमें से किसी भी एक प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च का वो बॉक्स ओपन हो जाता है। उस सर्च में आप आपका प्रोडक्ट लिखेंगे तो उस प्रोडक्ट आपका नीचे आ जाएगा। उसको आप वहां से जो जैसे आप पहला बाय करते थे, सारी प्रोसेस भुगतान सब वही रहेगा। उसी प्रकार से आप भुगतान करके उससे आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से उसे खरीदेंगे तो मेरे एफिलिएट बनने का मकसद कहीं ना कहीं पूरा होगा और मेरा चैनल रैंक करेगा। और जो उनके जो यूट्यूब के द्वारा जो ये एक उम्मीद के साथ मुझे एफिलिएट बनाया गया है कि कहीं ना कहीं उनकी ये सोच है कि मेरे चैनल पर ये प्रोडक्ट काफ़ी बिक सकते हैं। तो इसीलिए मेरे मेरे द्वारा आप सभी से ये अपील है कि आप सब ऐसे भी खरीदी तो सर करते ही हैं, और आप जहाँ से भी जिस भी तरीके से जाके खरीदी करते हैं, खरीदी का सारे तरीके भुगतान सब वही रहेगा। सिर्फ आपने यदि मेरे चैनल के जरिए उसको खरीदी कर ली तो मेरे एफिलिएट बनने का मकसद पूरा हो जाएगा और यूट्यूब चैनल की ओर से मेरे चैनल को उसमें कुछ मुनाफा राशि भी दी जाएगी। इसमें इस कार्य को करने में आपका जो है कि खर्च वही होगा जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन मेरा सहयोग करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से खरीदारी ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप कहीं और जाके खरीदने के बजाय यहाँ से आप खरीदी करें। यही मेरी आप सभी लोगों से अपील है। और आप ऑल इंडिया के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सभी से मेरी अपील है कि आप फ्लिपकार्ट और मंत्रा से जब भी खरीदी करें तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई हैं उस पर क्लिक आप करें। वहां पे प्रोडक्ट दिखेंगे, प्रोडक्ट पे आप क्लिक करें तो सर्च बॉक्स दिखेगा। सर्च बॉक्स में आपकी जो भी चीजें घरेलू सामान आप जो भी मंगाना चाहें उसमें लिख के और आप उस पर भुगतान करके आप खरीदी कर लें। सब कुछ कार्रवाई प्रोसीज भुगतान की प्रोसीजर सर वही रहेगी। सिर्फ आपने मेरे चैनल के माध्यम से अगर उसको परचेस किया तो उसका फायदा मेरे चैनल को मिलेगा। तो इस प्रकार से सर मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट और भी है कि मेरे द्वारा जो है कि लिंक तैयार कर दी गई है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लीगल कंसल्टिंग बटन उसमें है। उसमें मेरे सभी नियम और शर्तें, कई लोग मुझसे मोबाइल नंबर भी मांगते हैं और मुझसे बात करने का भी कहते हैं, तो सर मैं मेरा मोबाइल नंबर किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडवोकेट हूं। मुझे मेरे कोर्ट के जो कार्य हैं उनको भी करना होता है दिन में और कोर्ट से आने के बाद भी। तो उसकी मैंने ऑल इंडिया के लिए और ऑल वर्ल्ड के लिए एक प्रोसेस आप लोगों के लिए तैयार की है। एक एक आइडियल तरीका तैयार किया है। जब आप मेरे लीगल कंसल्टिंग बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा सर। उसमें पूरे नियम और शर्तें हैं। उसमें मेरी फीसें भी मेरे द्वारा निर्धारित की गई हैं, क्योंकि वकालत सर मेरा पेशा है। आप चाहे मुझसे कैसे भी संपर्क करें, आप चाहे मुझसे ऑफिस में आके मिलें या ऑनलाइन मिलें। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो गई है सर कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से आप वहां पे जाके जो मेरे नियम के अनुसार जो फीसें हैं उसमें से आप फीस का चयन करके आप फीस जमा करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपका जो भी सवाल है आपको टाइप करके लिख के देना है, कॉपी पेस्ट करके। इस बात का सर आप ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंट्स जो है उनका पीडीएफ आप बनाकर सेंड कर सकते हैं। समस्त जानकारी, समस्त दावा, समस्त गाइडेंस, समस्त निर्देश जो भी आपके हैं मैं मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आवश्यकता हुई तो फोन पे बात की जा सकती है, वरना कोई जरूरी नहीं कि फोन पे बात हो। ये सारी व्यवस्था इसलिए मेरे द्वारा तैयार की गई है कि जब भी आप वहां पे आपका सवाल और डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो मैं फिर उसमें अतिरिक्त समय निकाल के उस टॉपिक को पर्सनल तौर पर देखता हूं सर। पर्सनल तौर पर देखना सर एक अलग बात हो जाती है। आपका पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल कानूनी प्रॉब्लम देखना एक अलग बात हो जाती है। और पब्लिकली मैं आप लोगों के लिए चैनल पर जानकारी देता हूं और आपके जो समस्याएं हैं जो इसमें कमेंट्स में उनको भी मैं देखता हूँ और उनके भी जवाब देने की सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन यदि आप उनसे हटके मगर व्यक्तिगत रूप पे अगर आना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप पहले उस नियम और शर्तों को आप पढ़ लें और उसके बाद फिर आप मुझसे संपर्क करें। मैं हर कानूनी टॉपिक पे, हर विषय पे जहां तक मुझसे होता है आपको सलाह देने की पूरी कोशिश करता हूं। और ये सलाह एक मार्गदर्शन है सर, ये आपके केस के हार जीत पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फैसला जज साहब के द्वारा किया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके मन मुताबिक ही सलाह दूं। जो ला के तहत आपको वो एडवाइस में सर आपको दे दूंगा। उस पर अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से भी आप जरूर कंसल्ट कर लें। लेकिन आपके मन में जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल है, वो फोन
करके मुझसे पूछने की बजाय आप उसको व्हाट्सएप पे टाइप करके लिख के भेज सकते हैं। वो भी कब? जब मेरी आप जो सूची अनुसार जो निर्धारित नियम शर्तें पढ़ लें, फीस जमा करा दें, उसके बाद सर। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वसीयत, उसके बारे में कि वसीयत की नोटरीकरण कैसे करें, इसमें मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।